हेलो एवरीवन, मैं मनीष चौधरी आपका फिर से एमजीसीआई के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसका लास्ट टेस्ट FLT 8। आज आप लोगों का लास्ट टेस्ट है बच्चों। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस FLT से। इस FLT में जो आपको अपनी कमियां लगी आप लोगों ने वो दूर की होगी, इसलिए आप लोगों ने जो मेहनत की है वो आप कामयाब होने वाली है। परेशान न होए, आप अपने जो भी प्रेशर आप रखते हैं उसको सबको रिलीज करें। आप बेस्ट हैं, ठीक है। अब नया कुछ करने का समय नहीं है, जो आपने किया है उसको स्ट्रॉन्ग करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को, है ना। आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if velocity of particle at position x1 and x2 are v1 and v2, a is equal to v2 square minus v1 square upon x1 square minus x2 square। तो आपसे पूछी जा रही है डायमेंशन, क्या द डायमेंशन ऑफ ए इज। x1 x2 स्थितियां हैं और वेग है v1 v2। आपसे पूछा जा रहा है ए की डायमेंशन बता दीजिए, विमा बता दीजिए। तो देखो v क्या है, वेग है। तो वेग अगर प्लस माइनस करो तब भी वेग वेग ही रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, नीचे बचता है 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ए जो आपको मिलेगा t-2, इसकी विमा मिलने वाली। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट a I k plus j k plus k k b I k minus j k plus 2 k k c x I k plus x minus 2 j k minus k k वेक्टर गिवन इफ दीज आर कोप्लेनर देन x इक्वल टू। तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है। देखो a वेक्टर दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, b वेक्टर दे रखा है, c दे रखा है। c में x की वैल्यू है, a की तल में कोप्लेनर है, तो x का मान क्या होगा। जब भी कोप्लेनर होता है, a की तल में होता है, तो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर मतलब इनका जो मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर होता है। तो इसकी मैट्रिक्स बनाई जाएगी, ठीक है। अब देखो a वेक्टर में i का कितना है 1, j का कितना है 1 और k का कितना है 1। b में i का कितना है 1, j का है -1 और k का कितना है 2। c में चलिए, तो c में i का कितना है x, j का कितना है x-2, क्लियर है, और k का कितना है -1, इक्वल टू कितना है 0। अब इसकी मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, तो मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखो इसमें वही रो और कॉलम गायब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 क्या 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई, इसको 1 लिखा। अब इसकी रो और कॉलम गायब करिए आपने, कितना -1 प्लस 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर क्या हो जाएगा -2x-2। क्लियर है, इसको आप इस ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। फिर बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। इसका रो और कॉलम गायब करिए, 1 -1 क्या -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x, ठीक है। फिर वापस से क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा +1, ठीक है। फिर उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे करिए, कितना हो जाएगा x-2 का मल्टीप्लीकेशन किससे, 1 से, फिर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी आता ही है, फिर -x, चलिए बराबर कितना है, इक्वल टू कितना 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये 1 -2x +4, ठीक है, -1 ये कितना हो जाएगा, -1 -2x ये कितना हो जाएगा +1, ठीक है, x -2 + x इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो गया 5 -2x, ठीक है, -1 कितना हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस मतलब +1, ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस कितना हो गया +2x। फिर चलिए यहां लिखा जाएगा x -2 + x, इसको 2x कर लें क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको ना। चलो x + x क्या 2x हो जाएगा, 2x -2 = 0। चलिए, तो यहां पे ये कितना हो गया, ये 5 और 1 क्या 6 हो गया, क्या 2x से 2x कट जाएगा, 6 - 2 प्लस कितना है 2x बराबर कितना 0, कितना बचा
4 प्लस 2x बराबर 0। तो कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाइए, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज -4 और ये हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, two forces in ratio 1:2 act in simultaneously on the particle. The resultant of these forces is 3 times of the first force. The equal between them is, दो बलों का अनुपात दे रखा है आप लोगों को, मान लीजिए दो बल हैं, एक बल F1 है वो और F2, उसका रेशो कितना है 2। तो F1 यदि F है तो F2 कितना हो जाएगा 2F। इनका परिणामी पहले बल से 3 गुना है, पहले बल से मतलब कितना है, एफ नेट जो लिखा जाएगा वो कितना है 3F। तो बलों के बीच का कोण कितना होगा, तो देखो एफ नेट जो लिखा जाता है वो एफ नेट क्या होता है, एफ नेट का स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब एफ नेट कितना है 3F का होल स्क्वायर हो जाएगा, F1 आपने F ले लिया F स्क्वायर, ये कितना हो गया 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F और कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 9F स्क्वायर, ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4F स्क्वायर प्लस ये कितना 4F स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5F स्क्वायर, इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा 4F स्क्वायर और ये कितना है 4F स्क्वायर कॉस थीटा, कर जाएगा क्या, यहां से कॉस थीटा वैल्यू कितनी है 1 और 1 किस में आता है 0 डिग्री में, तो इसका जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट, 4, a balloon rises from rest with a constant acceleration g by 8. A stone is released from it when it has risen to height h. The time taken by the stone to reach the ground is, एक गुब्बारा विराम से नियत त्वरण g/8 के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए देखो ऊपर की तरफ जा रहा है गुब्बारा है, ठीक है, ये कहां जा रहा है g/8 से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर है। फिर उसके बोला कि जब h ऊंचाई पर है तो इसमें से एक पत्थर गिराया जाता है, कहां पर है h हाइट पे, क्लियर है, यहां से एक पत्थर गिराया नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या g/8 ही होगा। ठीक है, तो इसमें से पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने वाला समय बता दीजिए, क्लियर है। तो इसका जो वेलोसिटी है हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है क्या, तो g/8 पे आपसे गिराया गया है, क्लियर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी v इज इक्वल टू क्या √2gh होता है क्या, √2gh। अब यहाँ पे g कितना है, यहाँ g है g/8, कितना हो जाएगा g/8 मल्टीप्लाई बाई h, कितनी बार 4 बार, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा gh/4 मतलब √gh/2। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, होगी या नहीं होगी, h हाइट से ऐसे गिराया जाता है। चलिए फिर उसके बाद कहानी में क्या बोला गया, ये बोला गया कि समय ज्ञात करो, तो समय निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, हम फॉर्मूला जानते हैं s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s जो है वो -h है, u की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है यहां से √gh/2 मल्टीप्लाई बाई t प्लस हाफ ये -g t²। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -2h इज इक्वल टू √gh t माइनस GT²। ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा GT² माइनस √GHT और ये -2h इक्वल टू 0। चलिए इसमें हम सॉल्व करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं इसके अंदर। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या होता है माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है -√GH, फिर प्लस माइनस √B²। अब b कितना है, यहाँ पे b जो है वो -√GH है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा GH, क्लियर है। फिर -4AC, a कितना है g और c कितना है बच्चे -2h, इसको -2h ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो -2h आपने ले लिया इसको, ये कितना हो जाएगा बटे 2 है, 2 कितना है 2 है और a कितना है g है, कितना हो जाएगा ये प्लस हो गया √GH, यहां पे प्लस माइनस वैल्यू रखी जाएगी
ये कितना हो गया GH, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो कितना हो गया प्लस 8GH अपॉन 2G। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने पे T इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो गया आपका 9GH, और 9GH को सॉल्व करोगे तो अंडर 3 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया GH प्लस माइनस, आप इसको बाहर ले लीजिए, चलिए, तो ये हो गया आपका GH प्लस माइनस, ठीक है, 3 आपने बाहर ले लिया, बचा अंडर रूट GH बाई 2G। क्लियर है? अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये जो वैल्यू है 3GH, तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट GH अपॉन 2G। ये कर जाएगा इससे 2 बार, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2H अपॉन G। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? मेरे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी है सिंपल, ठीक है, क्योंकि G/H से ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाल ली है, फिर आपने सेकंड इक्वेशन लगा दी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ resistance thermometer has value 2.7 and 3.770 ohms at 10 degree centigrade and 100 degree centigrade respectively. The temperature at which the resistance is 3.26 ohm is. ठीक है, प्रतिरोध तापमापी के तार का प्रतिरोध 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः 2.71 और 3.70 ओम है, तो वह ताप क्या होगा जब प्रतिरोध 3.26 ओम होगा? तो एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, फॉर्मूला जानते हैं। भाई रेफरेंस टेम्परेचर क्या है? भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, क्लियर है, और इस पे रेजिस्टेंस कितना है, आर नोट कितना दे रखा है, आर नोट ले लीजिए 2.71 है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, रेफरेंस कितना है, टी नोट दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर गया, रेजिस्टेंस कितना है 3.71 और 3.70, ठीक है, 3.70 और आर नोट की वैल्यू 2.71, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे, अल्फा आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे अल्फा यहां से, डेल टी। अब टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कहां गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया भाई। क्लियर है? कितना आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 3.70, फिर 2.71 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 90, 2.71। अब इसमें से इसको माइनस करिए, लगभग ये 1 के आसपास, 3.71 2.7 लगभग क्या है 1 के आसपास है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 2.71, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/90 मल्टीप्लाई बाय 2.71। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया 90। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो अल्फा निकल चुका है, तो इसने क्या बोला, तो वह ताप क्या होगा जब प्रतिरोध 3.26 हो, मतलब इस पे पूछा गया है, रेफरेंस मेरे पास है ही सही, तो मान लीजिए वो आर डैश है ना, और आर नोट में जानता ही हूं 1 प्लस अल्फा और डेल टी, टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए वो टेम्परेचर कितना है जिसपे आप बात कर रहे हो, केस सेकंड पे पूछा गया है, तो वो टेम्परेचर है आपका, वो है एक्स या टी डैश मान लीजिए, आपको जो मानना है मान लीजिए, तो आर डैश कितना है 3.26 दे रखा है, आर नोट की वैल्यू आपको 2.71 दे रखी है, 1 प्लस अल्फा, अल्फा आपने जस्ट अभी निकाला है, कितना है 90 मल्टीप्लाई बाय 2.71, ठीक है, और डेल्टी कितना है बच्चे, डेल्टी आपसे पूछा जा रहा है, डेल्टी टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 10, यही होगा, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेफरेंस है, कितना हो जाएगा x माइनस 10। चलिए, तो 3.26 2.71 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2.71 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाई 2.71 और x माइनस 10, 2.71 से 2.71 कट जाएगा, इसको इधर लेकर आइए तो ये 0.55 हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से, क्लियर है, और ये वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगी, यहाँ बचेगा x माइनस 10 अपॉन 90, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो यहां से जो x की वैल्यू है वो आपको मिलती है 59.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लगभग क्या है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है,
है या नहीं है? तो जो ऑप्शन मुझे मिला है वो ऑप्शन सी है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक ग्राफ दे रखा है आपने आपके सामने और दो टेम्परेचर स्केल्स दे रखे हैं, कौन कौन से, ए और ए बी। ठीक है, बी इज शोन इन फिगर बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट देयर आर 150 इक्वल डिवीजन ऑन स्केल ए। देखो दे रखे है ना, ये क्या है, ये है अपर फिक्स पॉइंट, ये है लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर है ना? ठीक है, अपर फिक्स मतलब उच्च स्थिर तापमान, और ये क्या हो जाएगा, निम्न स्थिर तापमान, है या नहीं है? क्लियर है? तो अब इसने क्या पूछा है, एंड 100 ऑन स्केल बी द रिलेशनशिप फॉर कन्वर्जेशन बिटवीन टू स्केल इज गिवन बाय। क्लियर है? आपके सामने दो स्केल है तो उसका स्केल का आपको मुझे आपको रिलेशन बताना है ना? देखो ए और बी के बीच ग्राफ दर्शाया गया है, ए तथा स्केल बी पर निम्न नियत तापांक तथा उच्च नियत तापांक दे रखा है, देखो ये दे रखा है। ठीक है, ठीक है, बीच क्रमशः 150 और 100 समान भाग है, इसमें 150 है और इसमें कितना है, 100 है, तो दोनों स्केलों के बीच रूपांतरण के लिए दिया गया, बताइए। तो देखो एक्चुअल में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है यदि आप बात करना चाह रहे हैं जिस किसी भी पॉइंट की आप बात करना चाह रहे हैं, क्लियर है, तो देखो उसके लिए पहले लिखा जाएगा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो इसके लिए यदि हम बात करें तो मान लीजिए ये है, तो इसके लिए आपने ले लिया टी ए माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, यदि हम बात करेंगे तो देखो यहां 180 था, यहां 150 है, ये कितना हो गया होगा 30 डिग्री, कितना होगा -30 अपॉन इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 150 का, मतलब इतने ही उनके डिवीजन है। अब इस वाले बी वाले की बात करें तो इसके लिए लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, यदि हम बात करेंगे तो लोअर फिक्स पॉइंट जिस भी टेम्परेचर की आप बात करना चाह रहे हो, मान लीजिए टीबी -0 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो अपर माइनस लोअर, तो 100 -0। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, टी ए -30 अपॉन 150 टीबी अपॉन 100। क्लियर है? तो ए स्केल में आप जो भी टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने टी ए निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो टी ए -30, 30 मतलब लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है भाई, आप जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर है? तो x तो लिख दिया टी ए माइनस लोअर फिक्स पॉइंट -30 इस वाले के लिए, है या नहीं है? फिर अपॉन अपर माइनस लोअर, तो कितना है अपर माइनस लोअर, क्या 150 है, डिवीजन जो दे रखे हैं इज इक्वल टू टीबी -0, मतलब वही सेम कहानी है ना, डीबी के लिए बात करें टीबी हो जाएगा, लोअर 0 था, 100 -0 तो क्या वैल्यू हो गई, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक आवेशित कण है, विद्युत क्षेत्र से संतुलित है, मतलब नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होता है QE। क्लियर है? तो mg बराबर क्या हो, QE। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे 10 से जा रहा था, नीचे जो त्वरण था एक्सेलरेशन था वो 10 था, ऊपर की तरफ भी कितना था 10, तभी तो बैलेंस हुआ, हुआ या नहीं हुआ। अब इसने क्या बोला, यदि दिशा को क्या कर दिया जाए विपरीत, फील्ड इज रिवर्स देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यदि इसको बोल दिया जाए कि mg भी नीचे लग रहा है और QE भी नीचे लग रहा है, तो भैया ये g से नीचे आ रहा था, ठीक है, तो QE भी कितना था, g के बराबर ही था, QE से जो एक्सेलरेशन आया है, जो त्वरण आया है, क्या वो भी क्या g के बराबर था, मतलब इससे लग रहा था 10 और QE ने भी कितना लगा दिया 10, तो टोटल कितना हो गया, टोटल g जो एक्सेलरेशन आपके पास हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा g प्लस g, मतलब कितना 2g, मतलब कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सी कहानी है ना भाई, जितना mg है उतना ही क्या है QE, मतलब जितना एक्सेलरेशन mg का है उतना ही क्या है QE का, और mg का कितना है g, तो QE का भी कितना है g, दोनों एक डायरेक्शन में लगे तो दोनों का क्या हो गया g प्लस g, मतलब 2g 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, फिगर शो देयर आर concentric metallic spherical cells, the outermost shell has charge Q2
द इनर मोस्ट शेल हैज चार्ज Q1, ये Q1 है, बाहर वाला Q2 है। द मिडिल शेल इज अनचार्ज, द चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। चलिए, तीन संकेंद्रीय धातु के गोलीय कोष दिखाए गए हैं, सेम Q1 Q2 एक अंदर वाले पे, Q2 बाहर वाले पे है, ठीक है। और जबकि बीच वाला कोष अनावेशित है। सबसे बाहरी कोष के अंदर वाले पृष्ठ का आवेश घनत्व ज्ञात करना है। सबसे क्या बोला, सबसे बाहरी कोष जो बाहर वाला है उसका अंदर, मतलब ये वाला पार्ट का नीचे निकालना है क्या मुझे। देखो ये प्लस Q1 है तो ये होता है माइनस Q1। क्लियर है, कहानी समझ में आई। अब देखो ये माइनस Q1 है और टोटल अंदर वाला क्या है, अनावेशित। और यदि ये अनावेशित है तो बाहर वाला क्या होना चाहिए, प्लस Q1। अब दोनों को जोड़ दो, अनावेशित हो जाएगा। क्लियर है। अब ये प्लस Q1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q1। तो इस साइड वाले पे कितना है, आवेश है, आवेश, ये जो चार्ज है वो कितना है, माइनस Q1। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे द चार्ज डेंसिटी है ना, पृष्ठ का आवेश घनत्व, वो सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन है बराबर, तो यहां पे Q कितना है, माइनस Q। और क्या ये गोला है क्या, और इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे R कितना है, R3, तो कितना लिखा जाएगा, 4 पाई R3 का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, माइनस Q1 अपॉन 4 पाई R3 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए चार्ज Q is placed at the center of a hemispherical ball of radius r shown in the figure. Electric flux passing through the surface is, चित्रानुसार आपको डायग्राम दे रखा है ना, केंद्र पे Q रखा गया है, R गोले की त्रिज्या है, तो गोले से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको यदि मैं कंप्लीट करूं तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, तो हाफ में से कितना हो गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पे आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो P पे कौन कौन लगाएगा, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो V1 कितना हो जाएगा, तो V नेट निकालते हैं अपन। ठीक है, इसने कितना लगाया, KQ अपॉन L, KQ अपॉन R होता है। इसने कितना लगाया, प्लस KQ अपॉन 12। इसने कितना लगाया, माइनस है भाई, ये Q अंडर रूट 3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 2L है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 3L है। ये कितना हो जाएगा, निकालिए, अंडर रूट 2L का होल स्क्वायर प्लस 3L का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 अंडर रूट 13L हो गया। ये कितना हो गया, अंडर रूट 13L। फिर उसके बाद हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस KQ10। अब ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये कितना, L स्क्वायर प्लस 3L का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 10L। ये कितना हो गया, अंडर रूट 10L। अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10 कट जाएगा, अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13 कट जाएगा, मतलब 13 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, V नेट इज इक्वल टू KQ अपॉन L प्लस KQ अपॉन 2L माइनस KQ अपॉन L और माइनस KQ अपॉन L। ठीक है, तो ये हो गया आपका KQ अपॉन L और KQ अपॉन 2L, मतलब 3 बाई, या फिर आप चाहो तो KQ अपॉन L से अपॉन L काट दीजिए। यहाँ पे कितना बचेगा, इसको कट कर दीजिए, यहाँ बचता है KQ अपॉन 2L, KQ अपॉन माइनस KQ अपॉन 2L। ठीक है, अब ये जो वैल्यू दे रखी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस Q और इसको लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L, कितना हो जाएगा, माइनस Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, माइनस Q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the pressure in liquid of 2 points in the same horizontal plane are equal। ठीक है, consider an elevator accelerating upward and a car accelerating on a horizontal road, मतलब दो कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, the above statement is correct। किसी द्रव में क्षैतिज तल पर दो बिंदुओं पर दाब समान है, दाब समान है भाई, क्षैतिज सड़क पर एक कार त्वरित है एवं एक लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित है, तो उपरोक्त कथन सत्य होगा। देखो एक्चुअल में आपसे दो कंडीशन दे रखी है, एक कार वाली दे रखी है और एक लिफ्ट वाली। ठीक है, तो ये एक लिफ्ट है,
इस लिफ्ट के अंदर, ठीक है, आपने फ्लूइड रख दिया और एक पॉइंट पे रख दिया, और एक क्या है, कार है, ठीक है। इसके अंदर भी आपने क्या रख दिया, फ्लूइड रख दिया, सेम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला, एक कार त्वरित है। अब त्वरित होगी तो इस कंडीशन में जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड क्या एक तरफ आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा? तो यदि एक तरफ आ जाएगा तो इसने बोला कि किसी द्रव में क्षैतिज तल पर दो बिंदु पर दाब समान है। अब दो कंडीशन बोल रहा है, किस में समान होगा, इस वाले में या इस वाले में? क्लियर है? तो यदि मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें तो क्या हो जाएगा, क्या पानी आगे की तरफ चला जाएगा, क्या त्वरित हो रही है, ठीक है। तो यदि पानी आगे की तरफ चला जाएगा तो इस कंडीशन में क्या कहानी चेंज हो जाएगी, प्रेशर चेंज हो जाएगा। देखो यहां वाले और यहां वाले प्रेशर में थोड़ा अंतर है, इसका प्रेशर अलग होगा, इसका प्रेशर अलग होगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे इतने हाइट का पानी है और इस वाले पॉइंट पे इतने हाइट का पानी है या नहीं है? तो यहाँ पे प्रेशर क्या अलग हो गया, जबकि लिफ्ट में तो क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जितना इस पॉइंट पे होगा उतना ही क्या उस पॉइंट पे भी होगा। तो सिर्फ किस में हो सकता है, सिर्फ लिफ्ट में ऐसा हो सकता है, समझ में आया, तो एलिवेटर, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर 12, फोर ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेव फ्रंट इज, समांतर किरण पुंज प्रकाश का तरंगाग्र कैसा होता है? भाई समतल होता है। समांतर के लिए कैसा होता है? समतल। ये इस प्रकार का समतल बना हुआ होता है, ठीक है। बिंदु के लिए क्या होता है? गोलीय, ठीक है, समझ में आया। और रेखी के लिए कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है ना। समांतर किरण पुंज के लिए कैसा होता है? समतल, ठीक है, प्लेन होता है। पॉइंट के लिए क्या होता है? स्पेरिकल। क्लियर है? और यदि हम लाइन की बात करें, रेखी की बात करें, उसके लिए होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो कौन सा है? समांतर है, समांतर के लिए कैसा होगा? समतल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 by a hollow prism filled with liquid ray of light refracted at angle 30 at the first surface the refractive index of liquid is, किसी द्रव से भरे हुए खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो प्रकाश की किरण प्रथम सतह पर 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? चलो मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, मिनिमम डेविएशन के लिए जब बात होती है या अल्पतम विचलन की जब बात होती है, डेल मिनिमम आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो वो कब होता है? जब R1 बराबर क्या हो जाए? R2, मतलब A बराबर क्या हो जाता है? 2R। क्लियर है? अब आपसे बोला गया कि प्रथम सतह पर अपवर्तित कोण भी दे रखा है, मतलब R बराबर कितना है? 30 डिग्री, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो न्यूनतम विचलन के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 बटे म्यू अपॉन 1। क्या साइन डेल मिनिमम का मान कितना है? 30 डिग्री। ए का मान कितना है? 60/2। साइन ए कितना है? 60/2 बराबर कितना है? म्यू अपॉन 1, मतलब म्यू ही ले लीजिए। ये हो गया 30 प्लस 60, 90/2, 45 हो जाता है, और साइन 45 का मान होता है √2। क्लियर है? 1/√2 कितना हो जाता है? 1/√2। और साइन 60/2 मतलब साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर कितना? म्यू। क्लियर है? तो इसको आप ऊपर की तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 2/√2 मतलब कितना? √2। तो अपवर्तनांक का मान कितना है? √2। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर OAB of mass m, radius r about y axis in the plane of the semicircular ring is, एक अर्धवृत्ताकार तार जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या r चित्रानुसार OAB में दिखाया गया है, तो अर्धवृत्ताकार रिंग के तल में y अक्ष के परितः जड़त्व गुण होगा। क्लियर है? तो देखो ये क्या है आपका? एक सेमी सर्कुलर रिंग है या नहीं है? अब इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंशियल एक्सिस के आसपास पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो कितना होता है? mr²/2। अभी डिस्टेंस कितनी है? r। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यदि हम लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाता है? टोटल mr²/2 प्लस mr²।
वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 mr²। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, ए thermodynamical system is changed from state P1 V1 to P2 V2 by two different process. The quantity which will remain same will be। किसी उष्मागतिक निकाय को अवस्था P1 V1 से अवस्था P2 V2 तक दो भिन्न भिन्न प्रक्रमों द्वारा ले जाया जाता है। इन दोनों प्रक्रमों में जो राशि नियत रहेगी वह क्या है? देखो, टेम्परेचर चेंज होगा, बट टेम्परेचर में जो चेंज है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, है ना। दो प्रक्रम है, P1 V1 से P2 V2 ला रहे हो आप, टेम्परेचर हो सकता है चेंज है, पर टेम्परेचर में जो चेंज है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। और टेम्परेचर में जो चेंज है वो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब क्या है? डेल यू कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर में जो चेंज है वह डेल यू क्या लिखते हो आप? डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। यदि ये कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। मतलब क्या ये इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है, मतलब आपसे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो चेंज है उसकी बात करी जा रही है, तो वो क्या है? नियत है। वो नियत है, तो डेल यू तो नहीं दे रखा, पर डेल यू किसके इक्वल है, क्या वो दे रखा है? मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ए कोइन प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग turntable just slip if it is placed at a distance of 4 centimeter from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance of f। एक घूमती हुई चकती है, चकती है भाई, है ना, ठीक है। केंद्र से कम 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक सिक्का रखने पर फिसल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ था पहले, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये मैक्सिमम कंडीशन। फिसल रहा है मतलब रोका हुआ किसने था? लिमिटिंग फ्रिक्शन ने। मैक्सिमम कंडीशन क्या थी? तो जो एफ था फ्रिक्शन, वो किसके इक्वल था? एम ओमेगा स्क्वायर आर के। अब यहाँ पे आर कितना है? 4 सेंटीमीटर। सेकंड केस में वो क्या बोलता है? इसी टेबल में यदि मैं बात करूं तो वो डिस्टेंस बताओ जिसमें ये ओमेगा से रोटेट हो रहा था, तो जस्ट 2 ओमेगा कर दूं, यही बोल रहा है ना। फिसल, यदि चक्ति का कोणीय वेग 2 गुना कर दे, पहले कितना था? ओमेगा, अब कितना कर रहा है वो? 2 ओमेगा, तो वो डिस्टेंस आपको बतानी है। तो मान लीजिए मैंने वो डिस्टेंस कितनी मान ली? वो मान ली मैंने आर डैश, ठीक है। तो रोकने वाला भी कौन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, सीमांत घर्षण है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एम 2 ओमेगा का होल स्क्वायर आर डैश। अब दोनों ही क्या है? इक्वल है, दोनों को इक्वल करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम 2 ओमेगा होल स्क्वायर आर डैश। एम से एम काट दीजिए, ओमेगा स्क्वायर है, या 4 ओमेगा स्क्वायर आर डैश हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक आर भी चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी बच्चे? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। आर डैश है क्या? तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको सेंटीमीटर में मत लिखिए, ठीक है। ये कितना है? 4, ठीक है। तो ये कितना है? 4 आर डैश, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, मतलब कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैंने इसको मीटर में चेंज नहीं किया, आंसर वही, मतलब कंपैरिजन है। जब भी कंपैरिजन होता है तो वैल्यू आपको वही मिलती है, तो आप चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 17, एक फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपके सामने है ना, जहां सिंबल हैविंग देयर यूजिंग मीनिंग मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एफ, आपसे रिलेटिव एरर की बात कर रहा है। एक आपके सामने एक फॉर्मूला है, एफ प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो देखो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यू वी फिर यू प्लस वी, तो जनरली एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा? यू वी अपॉन यू प्लस वी। क्लियर है? अब इसकी त्रुटि निकाले, रिलेटिव त्रुटि, तो क्या हो जाएगा भाई? सबकी अलग अलग, डेल यू अपॉन यू, ठीक है। फिर डेल वी अपॉन वी, इसकी भी निकल गई, इसकी भी निकल गई इसके सापेक्ष। अब नीचे वाला पॉइंट है ना, पर हमेशा त्रुटि सारी की सारी क्या जुड़ती है? क्या माइनस कुछ नहीं होता है, तो प्लस क्या आ जाएगा? डेल यू प्लस वी अपॉन यू प्लस वी। क्लियर है? तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? देखो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी माइनस है, नहीं है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। यदि ये दे रखा होता तो मैं इस वाले का आंसर ये पुट करता, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, एक आवर्तकाल में एसएचएम करने वाले कण का विस्थापन क्या होगा? भाई यहां से चालू हुआ, यहां पहुंचा, फिर यहां आया, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, क्या वापस वहीं आ गया? क्या देखो, एक चक्कर लिया और एक चक्कर मतलब एक आवर्तकाल, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। क्लियर है? तो एक आवर्तकाल में विस्थापन कितना होता है ना? एक एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन एसएचएम, एसएचएम इन वन टाइम पीरियड कितना? 0, शून्य होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट 19, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, चलिए इधर की तरफ जा रहा है। फिर बोला इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है ना, पॉइंटिंग अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या है? बी है भाई। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दौड़ रहा है, मतलब जो क्यू है माइनस ई है, वो इधर की तरफ दौड़ रहा है। देन द फोर्सेज ऑन इट डायरेक्टेड अलोंग, तो आपसे पूछा गया कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करो। तो वो सीधी सी बात है, F इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब वही राइट हैंड रूल से हम निकालेंगे, वी वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को सीधा करिए, ठीक है, कर लिया, इधर की तरफ दौड़ रहा है, ये वी इधर की तरफ है या नहीं है? और बी की तरफ इसको कर्ल करिए, घुमाइए, तो बाहर की तरफ आ रहा है क्या डायरेक्शन? तो कितना आ रहा? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। क्लियर है? पर ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव है, पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या जस्ट अपोजिट हो जाता है? ये माइनस ई हो जाएगा। तो जो आप डायरेक्शन ले रहे हो उसका क्या है? अपोजिट। कितना हो जाएगा? अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर है? फोर्स किधर आने वाला है? माइनस जेड एक्सिस के अनुदिश, मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। सरल सूक्ष्मदर्शी आपको दे रखा है, आवर्धन क्षमता आपसे पूछी गई है, प्रतिबिंब आंख से डी बराबर 25 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम डिस्टेंस होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का, वो कितना होता है? 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखा जाता है, इसको मैग्नीफाइंग पावर को निकाला जाता है ना? मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? क्लियर है? आप वहां पे एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल? आपने इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एंगल लिया वो बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें कंडीशन न्यूनतम डिस्टेंस वाली बात कर रहा है, कहानी समझ में आ रही है? न्यूनतम डिस्टेंस की बात हो रही है, और यदि यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए बात होता? मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब कितना? अनंत पर, ठीक है? मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, न्यूनतम के लिए 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है, अनंत पे होता तो होता डी अपॉन एफ ई। क्लियर है? कहानी समझ में आई? एफ ई मतलब यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है और एक आई लेंस होता है। तो यहाँ पे जो फोकस आता है वो किसका आता है? आई लेंस का आता है। क्लियर है? तो ये जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब आपका इमेज कहां बने? अनंत पे। और ये होता है मिनिमम डिस्टेंस के लिए। क्लियर है? मतलब मिनिमम कितना? 25 सेंटीमीटर। हम कितने डिस्टेंस पे देख पाते हैं? 25। क्लियर है? तो नेक्स्ट, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है 3 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। लगभग इसको, तो भाई 3 की तो क्या वैल्यू 17 के सामने, तो लगभग इसको 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब बोल दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, a wave of frequency 100 Hz travel along a string towards the fixed end. When this wave travel back after reflection, a node is formed at a distance 10 cm from the fixed end. The speed of the wave, तो आपसे v पूछा जा रहा है, ठीक है? आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है f। क्लियर है? f कितना है? 100 हर्ट्ज। अब ध्यान से सुनना, तरंग दृढ़ सिरे की ओर चलती है, जब एक तरंग परावर्तित होकर वापस आती है तब दृढ़ से 10 सेंटीमीटर दूर एक निस्पंद बनता है। मतलब मान लीजिए वो एक ऐसे आया, तो ऐसे टकराकर वापस आया, तो निस्पंद कहां बना? यहाँ पे। और दो निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई 2। दो निस्पंद, निस्पंद समझते हो? कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? व्हेन वेव ट्रेवल बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, नोड इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दोनों नोड्स के बीच की, निस्पंद के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? लैम्डा बाई 2। ठीक है? नोड या एंटी नोड, दो नोड या दो एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाई 2 होती है। क्लियर है? और वो भी रेगुलर नोड या रेगुलर एंटी नोड, क्रमागत, ऐसा नहीं आप आगे वाले की बात करो, क्रमागत। इसके जस्ट बाद जो आया है इसने यही तो बोला, सिरे से 10 सेंटीमीटर दूर निस्पंद बनता है। क्लियर है? तो लैम्डा बाई 2 कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 की घात
-2 मीटर। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। ठीक है, एफ कितना है बच्चे, एफ है आपका 100 और लेमडा कितना है 20 इंटू 10 की घात -2। कट जाएगा इससे, v बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। स्टेशनरी यूरेनियम 238U न्यूक्लियस डिके बाय एमिशन जनरेटिंग एट अल्फा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी, अल्फा। आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, यूरेनियम दे रखा है, थोरियम दे रखा है और अल्फा दे रखा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्थिर नाभिक है 238 वाला, उत्सर्जन करता है तथा कुल गतिज ऊर्जा कैपिटल टी उत्पन्न करता है। तो आपसे पूछा गया अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्लियर है, तो उसने अल्फा जनरेट कराया और टोटल दे रखी है आप लोगों को। तो जनरली देखिए काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो ई अल्फा और ई थोरियम, भैया क्या हो जाएगा, एम अल्फा और वी अल्फा का होल स्क्वायर 1/2 एम अल्फा और सॉरी एम थोरियम और फिर वी थोरियम का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब ध्यान से देखो 1/2 से 1/2 आपने कट कर दिया। एक रिलेशन और होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी, पर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, मतलब संवेग क्या है, संरक्षित है। मतलब क्या होगा इस कंडीशन में, एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल टू एम थ्योरम और वी थोरियम। ठीक है, वी अल्फा अपॉन वी थोरियम क्या हो जाएगा, एम टी एच एम थोरियम अपॉन एम अल्फा। अब इस से क्या वैल्यू यहां पुट करें क्या, चलिए पुट करिए। तो ई अल्फा वैल्यू पुट करते हैं, चलिए आप यहां से इसकी वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई अल्फा अपॉन ई थोरियम एम अल्फा अपॉन एम टी एच मल्टीप्लाई बाई वी अल्फा अपॉन वी टी एच कितना हो जाएगा, एम टी एच अपॉन एम अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां से एक कट जाएगा इसका भी और एक कट जाएगा इसका भी। क्लियर है, तो वैल्यू क्या बचेगी, एम टी एच अपॉन एम अल्फा, ये वैल्यू कटेगी यहां से, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो ई अल्फा अपॉन ई टी एच, भाई ये स्क्वायर है ना, और देखिए दोनों इनवर्स है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसको आप चाहो तो यहाँ ऐसे कर दीजिए स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों कट जाएंगे क्या। ठीक है, और ये वैल्यू यहां से कट चुकी है, फिर क्या हो जाएगा एम टी एच अपॉन एम अल्फा, ये वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिए, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो क्या मिलेगा, ई अल्फा ई टी एच इज इक्वल टू कितना है, अब ई अल्फा कितना है, ठीक है, ई अल्फा की वैल्यू कितनी है, चलिए तो ई अल्फा आपके सामने है, ठीक है, एमटीएच है, ई अल्फा के सामने कौन है, एमटीएच, और एमटीएच कितना है 234, ठीक है 234, और एम अल्फा कितना है बच्चे 4, हम लोग जानते हैं। तो तुझे क्या निकालना है, ई अल्फा। ठीक, जब भी कोई वैल्यू रेशो में होती है, ठीक है, तो हम इसका रेशो निकालना चाहें तो क्या लिखोगे, 234 अपॉन टोटल कितना हो रहा है 4 प्लस 234, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कैपिटल टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका E इज इक्वल टू अल्फा 234 और 234 प्लस 238 मल्टीप्लाई बाई टी, तो E अल्फा कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.98 के आसपास आंसर होता है, मतलब लगभग क्या ये टी से कम है या नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.98 है, मतलब एक से तो कम ही हो रहा है। तो अल्फा की जो आपसे पूछी गई है गतिज ऊर्जा वो क्या होगी, टी से थोड़ी कम होगी, 0.98 पर थोड़ी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, है ना। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द वेवलेंथ ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम आपको दे रखी है, सोडियम की लिख लेते हैं हम पहले, लेमडा, ये देखो, ठीक है, कितना लेमडा सोडियम कितना है 5890। क्लियर है, फिर आपको दे रखी है, एक तो सोडियम की है D1 एंड D2, एक काम करते हैं ना, दोनों ही सोडियम की है, तो इसको ले लेते हैं, एक तो लेमडा D1 हो गया और दूसरा क्या है लेमडा D2, वो कितना है 5896 respectively। if their mean wavelength is 6000 angstrom then the difference of excited state will be। आपके सामने D1 D2 रेखा के लिए तरंग दे रही है क्रमशः 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉन। यदि औसत तरंग दे रही 6000 है
तो उत्तेजित अवस्थाओं में ऊर्जा का अंतर कितना होगा? देखो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, E1 के लिए कितना हो जाएगा? 12,400 अपॉन 5,890। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलती है 2.1052। फिर यहाँ यहीं से आप E2 का मान निकालेंगे तो 12,400 बटे 5,896, तो ये आपको वैल्यू मिलती है 2.1031। इसको आप अब दोनों एनर्जी का क्या पूछा है? डिफरेंस। तो E1 माइनस E2 की बात की जा रही है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा 0.0022। लगभग कितना है? 0.002। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है सारी की सारी। क्लियर है? तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल ई जो निकाली जाएगी वो कितना? 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज स्मॉल आर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट? रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर है, द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या होगी, तो आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है? एन स्क्वायर अपॉन जेड। इससे इसकी वैल्यू होती है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। तो पहली कंडीशन में क्या है कि n इजिकल टू 1 है, तो आपको क्या बोला गया? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर। अब बोला गया n इजिकल टू 2 पे क्या हो जाएगा? तो r डैश आप मान लीजिए कितना? 2 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को अपॉन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? r अपॉन r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। होगा या नहीं होगा? तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 4r। तो पहले के कंपैरिजन में क्या जस्ट 4 टाइम्स हो गया है, 4 गुना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्लियर है? तो 1 से 25 तक मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आपको सारी चीजें समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 से 50 तक वो हमारे मित्र करेंगे। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FLT8 और ये जो हमारा लास्ट FLT है और हम बस ये हमारा लास्ट है, तो आगे आने वाला जो 5 मई आपका जो है सबसे खूबसूरत दिन रहे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नीट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल इज द मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रति चुंबकीय पदार्थ की गति। अब देखो ये क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, तो ये हमेशा प्रबल से दुर्बल की ओर या फिर स्ट्रोंगर से वीकर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? फ्रॉम स्ट्रोंगर टू द वीकर पार्ट्स, तो यहाँ पे ये होगा इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है कि कभी भी अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर हम बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या होता है? स्ट्रोंगर से वीकर की ओर मूव करता है। चलिए अगला प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है चित्र में R का मान ज्ञात करें जिसके लिए 6 ओम का प्रतिरोध में धारा 0 है। मतलब इसमें जो करंट है, धारा है, वो 0 है। ठीक है, तो अपने को निकालना है कि भैया इसका R की वैल्यू क्या है, ये निकालना है अपने को। अब देखो यहां से मान लो कोई करंट आपने निकाल दिया है इस तरह से। अब देखो इसमें तो कोई करंट हमारा जाने से रहा, तो सारा करंट कहाँ चला जाएगा भैया? इधर। तो यहाँ से घूम फिर के इसमें आता रहेगा। तो यहाँ से टोटल I निकाल लेते हैं अपन। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? देखो 12 प्लस 3, क्योंकि दोनों के सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी है तो ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 15 डिवाइडेड बाय 3 ये है और R ये है, तो ये इट इज 3 प्लस R। तो ये करंट आ गया। ठीक है, यहाँ तक का सीन क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम किसी भी एक बात करें, ये अगर 8 वोल्ट का पोटेंशियल है तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई करंट जा नहीं रहा। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट पॉइंट का वो क्या होगा? 8 वोल्ट। जैसा कि दे रखा है यहाँ पे 8 वोल्ट, तो इसको 8 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 0 वोल्ट। तो अच्छा एक बात बताएं, यहाँ से ये करंट यहाँ से जा रहा है इस तरह से, तो अब ये वाली इसको हम एक सिंगल बैटरी अगर माने तो आपने ये पढ़ा होगा डायरेक्ट फार्मूला V इक्वल टू E माइनस IR। अगर करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये डिस्चार्जिंग मोड में काम करती है, तो उस केस में अपना पोटेंशियल होता है वो ये होता है। अब देखो अब करंट किधर? इधर से इधर फ्लो हो रही है, तो ये तो 0 से 8 की ओर फ्लो हो रही है ना? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे -8 ले लेंगे। क्यों? रीजन क्या है कि भैया हमेशा जो करंट को हम क्या मानते हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर इसको मैं 0 मानूं तो इसको
8। तो देखते हैं जरा क्या आंसर आता है इसका। तो ये आ जाएगा भैया आपका 8 की जगह -8 ले लेते हैं। ई दे रखा है 12 माइनस आई आपने निकाला है अभी 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आर इनटू और यहाँ पे स्मॉल आर कितना है भैया ये 3 क्लियर। तो अब इसको अपन इधर ले आए तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आर और ये हो जाएगा 12 प्लस 20 ठीक है 5 9 जा एंड 5 4 जा तो इसको इधर इधर पहुंचाए थे तो 9 इक्वल टू तो ये हो जाएगा भैया अपना 4 3 जा 12 प्लस 4 आर तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली ये आर मान लेते हैं इसको कैपिटल तो एक्चुअली नेगेटिव आ रहा है तो ये -3/4 आ रहा है आर की वैल्यू जो कि गलत है। तो इसमें एक्चुअली यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मिस्टेक ये होगी कि किसी भी बैटरी की जो पोलैरिटी है वो एक्चुअली अलग लगा दी इन्होंने मतलब उल्टी लगा दी, अपोजिट लगा दी, ठीक है? या हो सकता है इसकी पोलैरिटी हो या इसकी पोलैरिटी किसी की उल्टी लगा दी, इस वजह से हमारा नेगेटिव में आंसर आया अदरवाइज़ पॉजिटिव आता हमारा आंसर, ठीक है? तो चलिए भैया वैसे भी 4 इसमें लास्ट में इसमें है तो ये आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, ये खाली हम ऐसे ही अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में क्या होगा कि ये पोलैरिटी कहीं न कहीं यहाँ पे अपोजिट लगी हुई है, बाकी जो क्वेश्चन का जो तरीका है सोल्व करने का, वो यही है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि एक अनावेशित या एक अनचार्ज सॉलिड स्फीयर है और जिसमें यहाँ पे आपने एक चार्ज रख रखा है Q, ठीक है? तो प्रेरित आवेश के कारण जो कि सतह पर है, रखा गया है बिंदु P पर जो कि सतह पर है, गोले पर प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताइए, ठीक है? फीडर पॉइंट जस्ट इनसाइड द सरफेस ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज देखो इनसाइड सरफेस की वजह से, तो कितना देखो सिंपल सा सवाल है ये, समझ में ये पॉजिटिव है, तो इसके जो पास वाला सरफेस है ये तो क्या हो जाएगा बेटे? नेगेटिव और दूर वाला जो है ये क्या मान लेते हैं भैया? पॉजिटिव। ठीक है? तो ये पॉज़िटिव की वजह से जो अगर जो यहाँ पे इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फ़ील्ड यहाँ पे लगानी है, तो ये क्या होगा इससे अपोज़िट होगी भैया। पॉज़िटिव चार्ज अपने को इनसाइड सतह पे जो अपना इंड्यूस हुआ है चार्ज उसकी वजह से निकालना है। तो क्या क्या सेम चार्ज होता है तो यहाँ पे E कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अच्छा ये वाला जो गैप है वो यहाँ से कितना हो जाएगा ये? इट इज़ D माइनस R तो ये d माइनस आर का होल स्क्वायर आना चाहिए और इसकी जो डायरेक्शन आनी चाहिए देखो इस पी की वजह इनसाइड सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से निकालना है अपने को तो ये आना चाहिए यार पी टू ए की ओर देखते हैं जरा कहीं पर ये क्या है ऐसा ये तो है ही नहीं ये एपी तरह ये भी गलत है तो इसका आंसर आना चाहिए अपना सी देखो क्यू की वजह से भैया ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू तो अपने को इनसाइड सरफेस पे जो चार्ज है इसके अंदर, इसकी वजह से इस पॉइंट पे अपने को फील्ड निकालना है, तो टोटल डी डिस्टेंस है तो ये बचेगी कितनी डी माइनस आर सिंपल है कुछ है नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो बेसिक सवाल है भी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बोल रहा है जब प 500 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले एक स्वरित्र को यहाँ पे इसकी जो आवृत्ति दे रखी है अपने को 500 हर्ट्ज, चित्रण सा नली के ऊपर पकड़ा गया है तो नलिका के शीर्ष पर जल के तल ये और ये इस तरह से दिखाई देते हैं, अनुनाद प्राप्त होता है, तो वायु में ध्वनि की चाल। देखो बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि जो लेंथ आती है अगर हम बात करें जब अपन एक आपने ये अगर पानी यहाँ तक भरा हुआ है ये, तो मतलब ये क्या एक टाइप का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया ये, बंद ऑर्गन पाइप, आई बात समझ में? और अगर मैं बात करूँ इसकी जो फंडामेंटल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? लैम्ब्डा/4 और ऐसे अगर इस तरह से एक अगला जो वो बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो गई भैया? 3 लैम्ब्डा/4 ना उसके अगले 5 लैम्ब्डा/4 फलाना-ढिकाना इस तरह से आती जाती है। तो अब देखो यहाँ पे कितना सही क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ जैसे मान लो लैम्ब्डा/4 कम लेंथ है तो ये अपन इसको मान लेते हैं। तो लैम्ब्डा/4 इज़ इक्वल टू अपनी अगर 16 है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 3 लैम्ब्डा/4 की वैल्यू जो है भैया वो जो कि कितनी हमारी जो है वो कितनी आनी चाहिए भैया 50.5 अच्छा इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 3 लैम्ब्डा/4 में से लैम्ब्डा/4 को अगर अपन माइनस करें तो कितना हो जाएगा भैया 3 लैम्ब्डा/4 माइनस लैम्ब्डा/4 इज इक्वल टू 50.5 माइनस 16 तो देख लेते भैया 3 लैम्ब्डा/4 तो ये बचेगा आपका लैम्ब्डा/2 और ये 50.5 में 16 गया तो कितना बचा अपना देख लेते हैं माइनस करके यहाँ पे 50.5 में से 16 गया तो ये 5 10 में से 6 गया तो ये 4 2 तो यहाँ पे 34.5 ये बचा आपका 34.5 समझ गया इसको इधर ले आए अपन तो यहाँ पे जो लैम्डा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया
68, 68, 69, 69 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? लेकिन अपने को क्या निकालना है? ध्वनि की चाल निकालनी है, ठीक है? स्पीड ऑफ वेव्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सारे बच्चों ने पढ़ा है भैया ये कि v होता है, वो होता है लैम्ब्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। पढ़ा है सभी ने? तो देखो, तो लैम्ब्डा कितना आया भैया यहाँ से आपका 69, तो 69 सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये मीटर में मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है इसका 500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 5 9 जा 45 और 5 रिमेनिंग 4, 5 6 जा 30 और ये 34। तो ऐसा कुछ 345 मीटर कहीं पर अगर जो मीटर पर सेकंड कहीं पे अगर राइट आंसर है तो वही है। तो ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो ये एक्चुअली इसका राइट आंसर है। वो बस मीटर वो बाय मिस्टेक यहाँ से प्रिंट आउट हो गया, मतलब प्रिंट गलत हो गया, बल्कि ये सही है एक्चुअली ना। तो कितना आएगा इसका आंसर? तो वापस देखो, पहले लेंथ थी भैया लैम्ब्डा बाय 4, अब कितनी हो गई? 3 लैम्ब्डा बाय 4। इसमें से इस लेंथ को घटा लिया मैंने। तो इसको अगर अपन ने 60 माना तो इसको 50.5 दे रखा है यहाँ पे। तो अब इसमें इसको माइनस कर लिया तो लैम्ब्डा बाय 2 इक्वल टू 34.5 आ गया। यहाँ से आपकी लैम्ब्डा आ गई और v इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू एफ होती है। डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B के कागज के त्रिज्या के एक समान वृत्ताकार क्षेत्र में घटकर 0 हो जाता है। B में परिवर्तन d बाई dt है, तो प्रेरित विद्युत भार। तो यार ये सभी ने मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है, इसकी वैल्यू होती है -r/2 dB बाई dt। और ये जो होता है ये एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है ये? नॉन कंजर्वेटिव। तो कहीं पर ऐसा ऐसा अगर ऑप्शन कहीं पर है तो वही आएगा। एक्चुअली एम्पियर्स लॉ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्ट ये आप चाहे तो नीट में बहुत ज़्यादा इसका वो है नहीं, आप चाहे तो ये याद रख सकते हो r/2 dV बाई dt। अपन इसको वो भी कर सकते हैं डिराइव, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो चलिए भैया, इसका आंसर क्या आना चाहिए? r/2 dV बाई dt, हमेशा यही आएगा। बाहर की ओर पॉइंट करेंगे तो फिर वो अपने को डिराइव करना पड़ेगा। एम्पियर्स लॉ आप जानते हो क्या होता है ना? बी dl इक्वल टू जो भी है म्यू नॉट समेशन ऑफ होता है, तो वहाँ से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई गोली ग्रह पर सतह का पलायन वेग ये है, यदि ग्रह के द्रव्यमान m के नियतांक है, तब ग्रह की त्रिज्या। तो अपने को रेडियस पूछा है और अपने को एस्केप वेलोसिटी। अरे यार, हर बच्चे को पता है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? √2gm/r, ये होता है। तो बस इसको बराबर कर देंगे और क्या है। तो कितना आ जाएगा? 2√2gm/r बराबर 2√gm/, ठीक है? स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो बेटे ये कितना आ जाएगा आपका? 2gm/r इज इक्वल टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 gm/k। gm से gm कैंसल, तो अपने को भैया यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/r इक्वल टू 2/k। तो r इसको उल्टा कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, तो वो आ जाएगा आपका k/2। तो अपनी जो r की जो वैल्यू आनी चाहिए वो करीब 0.5 के समथिंग आनी चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं जरा क्या है इसका आंसर। यस, ये आंसर है हमारा फाइनल, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यदि एक विद्युत केतली को 150 सीसी पर 20 मिनट में उबलता है, यदि उस पात्र में 10 मिनट में उबलना हो तो ऊष्मक तंतु की लंबाई, वैसे मैं तो डायरेक्ट इसको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। 1/4 या फिर आधी कोई ऐसे आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इस टाइप को, ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर अपने को वॉल्यूम जो केतली में, जैसे मान लो आपको कॉफ़ी बनानी है, तो केत जो कॉफ़ी यहाँ पे अपन ने इसमें गरम कर ली है अपन ने, तो यहाँ पे ये कॉफ़ी उबल रही है। तो अब यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, जिस हीटर में ये जैसे ऐसे होती है ना वाइंडिंग हमारी ऐसे, तो वाइंडिंग को अब जब तोड़ देते हैं, जैसे मान लो अगर कोई लंबा सा हीटर में वायर है, उसको तोड़ के जब अपन उसको ऐसे बाँध देते हैं, तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। आई बात समझ में बेटे? तो अपन देखो टाइम को अगर कम करना है तो पावर को क्या करना पड़ेगा? दुगना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका आधा आना चाहिए वैसे तो। क्योंकि देखो हीट बराबर हीट अपॉन टाइम जो होता है वो होता है पावर, ठीक है? तो ये अपन लिख सकते हैं P1 T1 इक्वल टू P2 T2। अब जितना ज़्यादा कम लेंथ का होगा उतना ही पावर जो है उसका ज़्यादा रहेगा। तो निकाल लेते हैं भैया P1 पहले में 20 मिनट
P2 दूसरे में कितना लग रहा है 10 मीटर मिनट। तो यहाँ पे P2 जो आ गया भैया अपना, तो P2 को अपन को क्या करना है 2P1 के बराबर करना है। तो पावर दुगनी करनी है तो लेंथ क्या करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। नेक्स्ट, विद्युत पराविद्युतांक अनुपस्थिति में एक समांतर प्लेट संधारित्र में D/3 में अपन ने ये भर दिया, ठीक है। और बाकी का जो 2D/3 में एयर है, तो निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर इन 2 बिंदुओं के बीच में अपने को निकालना है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारा, हमें जो है सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1। कैसे निकालेंगे? एरिया में कोई चेंज नहीं है, देखो दोनों का सेम है। A एप्सिलॉन नॉट कितना है इसका डायरेक्टली K अपॉन ये कितना है गैप भैया D/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू ये आ जाएगा। अच्छा, इसका निकालते हैं, इसका C2 मान लेते हैं। तो C2 कितना हो गया A एप्सिलॉन नॉट, K तो 1 है, हवा है, तो ये आ जाएगा 2D/3। 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखो अगर सीरीज में है तो T सीरीज कितना होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही पढ़ा है आपने। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है दो कैपेसिटर का, तो C सीरीज अपना यहाँ पे आ जाएगा भैया 3 एप्सिलॉन नॉट K बाई D मल्टीप्लाई 3A एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई 2D 4 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, 3A एप्सिलॉन नॉट K बाई D प्लस 3A एप्सिलॉन नॉट बाई, इसको सोल्व करने पे जैसे यहाँ पे ए एप्सिलॉन डी से इधर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए यार 3 3 जा 9 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2D, तो ऊपर से बचेगा बेटे। और यहाँ पे 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे आपका 6K प्लस 3 डिवाइडेड बाई उससे 2 क्या हो गया कैंसिल, ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो K में कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। और क्या देखो K का कुछ दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं इसमें से, क्योंकि अपना आंसर आएगा वो के फॉर्म में आ रहा है बेटा। अगला देखते हैं। यहाँ पे बंदा बोल रहा है 200 सेंटीमीटर लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ को दो समान ऊर्ध्वाधर तारों को जो कि छड़ के ठीक है इस तरह से बांधा जाता है। तो मतलब एक लाइट रोड है जिसमें 200 सेंटीमीटर है, उसमें अपन ने ऐसे दो वायर्स को इस तरह से बांध रखा है, ठीक है। इस तरह से अपन ने यहाँ पे दोनों साइड से बांध रखा है और बोल रहा है कि दोनों का जो एरिया है, एक स्टील का है शायद, एक स्टील का है उसका एरिया दे रखा है 0.1 और दूसरा ब्रास शायद तांबे का जो भी है कांसे का उसका दे रखा है 0.2। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का क्या मतलब लेंथ जो है तो वो कितनी होनी चाहिए। देखो यार कुछ भी नहीं है, बहुत चिरकुट सवाल है ये। आपने ऐसे बांध दिया दोनों साइड से, तो कहीं पे देखो यार ये वाला अगर मान लो ये लेंथ अपन ने x मान ली, तो दूसरी इसकी 200 सेंटीमीटर को अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि भैया 2 मीटर। तो ये जो बाकी का बचा हुआ क्या होना चाहिए 2 माइनस x। तो ये टेंशन इन अगर ये बिल्कुल यहाँ पे दोनों साइड जो टॉर्क है, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे टेंशन ये स्टील का है और ये टेंशन है वो ब्रास का है। देख लो ज़रा, अब देखो, तो टेंशन इन द स्टील इनटू x इज़ इक्वल टू टेंशन इनटू ब्रास, इस पॉइंट पे मान लेते हैं भैया अपन यहाँ से एक डिस्टेंस है, इनटू 2 माइनस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे बोलते हैं ना आप टॉर्क। तो टॉर्क यहाँ बैलेंस कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे, इन दोनों की स्ट्रेस सेम है, मतलब जिसे बोलते हैं ना अपन स्ट्रेस, वो यहाँ पर सेम दे रखी है। देखो इधर चारों पे सिरों पर बंधे छत से क्षैतिज अवस्था में लटका है, स्टील का है, उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल भी दे रखा है। इस बिंदु पर एक लटका जाए जो कि दोनों तरफ समान प्रतिबल उत्पन्न करे। अच्छा, प्रतिबल मान लेते हैं अपन, जो भी है K मान लेते हैं। तो अच्छा, प्रतिबल का मतलब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पहले में अगर मैं बात करूँ तो बल जो है हमारा टी स्टील, क्षेत्रफल कितना है इसका 0.1, तो 0.1 को इधर ले आऊंगा तो टी स्टील आ जाएगा भैया 0.1 के। और ऐसे अगर मैं यहाँ पे ब्रास करूँ टी ब्रास, इसका एरिया दे रखा है 0.2, तो टी ब्रास आ जाएगा आपका 0.2 इंटू, ये अपन ने बना लिया भैया स्ट्रेस, या इसे बोलते हैं प्रतिबल बना लिया अपने, ठीक है। अब यहाँ पे खाली वैल्यू पुट करनी है। टी स्टील की जगह कितना रख दूं भैया 0.1 के, x इज इक्वल टू यहाँ पे रख देंगे 0.2 के 2 माइनस एक्स। देखो भैया के से के कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 माइनस 2x, इधर बचा x, इसको इधर ले आएंगे तो इधर आ गया 3x, इधर बच गया 4। तो x इक्वल टू 4/3 आना चाहिए यार स्टील से। देखते जरा कहीं पे अगर ऑप्शन में है तो वही करेक्ट है, कहाँ गया
फ्रॉम द स्टील वायर। तो इसका फर्स्ट ही आंसर करेक्ट है। आसान है, कुछ नहीं, खाली टॉर्क बैलेंस करना है। बोला कि सेम स्ट्रेस हो तो भैया कहाँ कौन से पॉइंट पे अपन जो है बल लटका सकते हैं, मतलब पॉइंट पे अपन जो है कोई भी मास वो लटका सकते हैं। तो क्या याद रखना है? टॉर्क बैलेंस करना है जी। आगे बढ़ते हैं। 8 त्रिज्या के एक समान पारदर्शी गोले पर 1.25 अपवर्तनांक एक द्रव्य में रखा गया है। प्रकाश में एक समांतर पुंज इस पर एक आपतित होती है, तो क्या होता है जो भी है? तो अपने को फाइनल इमेज की डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से। सेम यहाँ पे बोल रहा है भैया, कोई भी क्लियर ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, तो देखो ज़रा, स्फीयर मान लो इसका कितना दे रखा है 1.5 और बाहर का दे रखा है 1.25 ऐसा दे रखा है। अब लाइट रेज़ पे आ रही है इंसिडेंट, तो अच्छा ये भैया, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने फार्मूला? तो अब देखो पहले भैया कहाँ से अगर कोई पैरेलल आती है तो इसका मतलब अनंत से आ रही है, तो u की वैल्यू अनंत है यहाँ पे, तो रख देते हैं। अब म्यू टू क्या है 1.5, पहले के लिए तो 1.5 अपॉन v माइनस जो भी है 1.25 अपॉन अनंत इज इक्वल टू 1.5 में से 1.25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 बटे r। तो यहाँ देख लेते हैं, इसका वर्ड किसी में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा बेटो आपका हम लोग इसको एक पॉइंट 0 लगा के इसको इधर ले आते हैं, तो 1.5 r बटे 0.25 और इस v को ले जाते हैं ऊपर। एक 0 लगा के पॉइंट हटाए थे 25 छंग की 150 r, तो सॉरी यहाँ पे जो v आ गया आपका, v कितना आ गया बेटे? v यहाँ से आ गया आपका 6r, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे जो आपका v आ जाएगा भैया, v तो आ गया यहाँ से 6r। तो समझना मतलब यहाँ से इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे अपना जो पहला इमेज बना 6r। आई बात समझ में? क्योंकि इस सरफेस पे इंसिडेंट की। अब इस सरफेस से जो अब दूसरे वाले सरफेस से, तो अच्छा ये जो इमेज बना हमारा पहले वाले से, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये? 4r हो जाएगी, क्योंकि 2r तो ये डिस्टेंस याद है ना, इसका डायमीटर यहाँ से आता है, इसको डायमीटर बोलते हैं। आर है तो 2r हटा दिया तो ये 4r। अब देखो सेम अपन दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन जब याद याद रखो आपने इस टाइप का अगर सवाल किया हो, तो जब हम दूसरा रिफ्लेक्शन लगाते हैं तो उसमें मीडियम बदल जाते हैं, म्यू2 म्यू1 हो जाता है और म्यू1 म्यू2 हो जाता है। देखो जरा, तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला। अब देखो म्यू2 की जगह क्या रखा देंगे 1.25 अपॉन v, म्यू1 की जगह कितना हो गया 1.5, और कितनी डिस्टेंस है भैया ये 4r, लेकिन माइनस लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1.25 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.25, अरे घटा के देख लेना, यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे 1.5 रखना है, डिवाइडेड बाय r। इसको भी इधर ले आए तो ये 1.25 बाई v, इसको माइनस इधर आ जाएगा, ये तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 1.5 बाई 4r माइनस 0.25 बाई r। तो यहाँ से आप चाहे तो 4r एलसीएम ले सकते हैं भैया, और 4r एलसीएम लेते हैं अपन यहाँ से, तो कितना बचेगा भैया, यहाँ तो 4, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1.5, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1, तो 1.25 बाई v। तो ये v फाइनल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो v इधर ले आए, 4r को इधर ले आए, तो 4 मल्टीप्लाई 1.25 कितना होता है भैया? 1.25 में जब 2 से मतलब 2 से गुणा करते हैं 2.5, 2.5 मतलब 4 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 बाई v, और इधर अब बचा आपका माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से जो आ जाएगा 5r, तो अपना जो यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर ले आ जाओ 5/2.5, तो ये 2r आ जाएगा माइनस का। अब देखो माइनस 2r मतलब 2r पे बना भैया, ठीक है? तो 2r पे बना मतलब यहाँ पे मतलब जिधर अभी ऑब्जेक्ट इधर, तो इधर ही बना 2r पे। तो देखो इस सरफेस से कितने पे बना है यहाँ पे 2r पे हमारा फाइनल इमेज। तो सेंटर से पूछा है तो सेंटर पे कितना होना चाहिए? तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 3r। तो कहीं पे ऑप्शन में है क्या 3r? यस, इसका आंसर आना चाहिए यार 3r। माइनस 3r नहीं आएगा, सोचो जरा, क्योंकि माइनस अपन ने जब जिधर से इंसिडेंट होते हैं उसको नेगेटिव मानते हैं, तो अगर इधर का नेगेटिव है तो उधर का भी पॉजिटिव है, तो इमेज इधर ही बनता है। तो अपन हमेशा पहले वाले के रेफरेंस में लेते हैं, तो जिधर से पहली बार लाइट आई तो उसके हिसाब से ये पॉजिटिव, तो इधर क्या बनेगा आपका पॉजिटिव। 2 बार ये लगाना है बस फार्मूला, आंसर आ जाएगा आपका। देख लेना यहाँ पे, आप इसको एक बार इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, 2 बार अपन ने बस फार्मूला लगाया और यहाँ से आंसर निकाल दिया। अगला देखते हैं। की धारिता के एक संग्रहित R प्रतिरोध के द्वारा अनावेशित किया जाता है। T1 T2 संधारित्र की ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा व आधी एक चौथाई है। तो T1 बाई T2 का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है।
ठीक है? तो अब देखो यार क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली दोनों में थोड़ा-सा इंग्लिश हिंदी में थोड़ा-सा फ़र्क है। इनिशियल वैल्यू T2 अब अपन इसको देखते हैं। लेट बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चार्जिंग थ्रू अ रजिस्टर R सपोज दैट T1 इज़ द टेकन टाइम टेकन टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर reduced to half its initial value and T2 is the time taken for the change in reduced to 1/4. T2 is the time taken from T2 reduced to 1/4 its initial value मतलब initial value का 1/4 तो T2 by T1 अपने को निकालना है। तो देखो ज़रा कैसे निकालेंगे? एनर्जी आप ज देखा जाए तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें एनर्जी तो U इक्वल टू अपना हाफ सी वी स्क्वायर तो यहाँ पे ये तो हाफ ये तो चेंज हो नहीं रहा है। तो डिस्चार्जिंग के केस में जो V होता है वो होता है V नॉट ई टू द पावर माइनस P बाई R क्लियर है? तो अपना जो भी U आ जाएगा इसे लिख सकते हैं हाफ पहले C और यहाँ पे V नॉट का स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 2T बाई RC ऐसा आ गया? अब देखो, अब ये बोल रहा है कि पहले में T1 टाइम अगर यहाँ पे ले तो U अपने को टाइम का रेशियो पूछा है, तो अपन पहले तो इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट वो कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया पहले तो U नॉट बाई 2 इक्वल टू U नॉट और यहाँ से ए टू द पावर माइनस 2T1 बाई RC देखो U नॉट से U नॉट कैंसिल दोनों साइड ln ले लेते हैं तो ln हाफ इज इक्वल टू ln e माइनस 2T1 बाई RC तो यहाँ पे इसको ऊपर ले आए तो माइनस ln2 इज इक्वल टू इसको आगे ले आते हैं तो माइनस 2T1 बाई RC ऐसे दूसरे में यहाँ पे U नॉट बाई 4 रखेंगे बेटे और बाकी सब वैसा का वैसे ही और यहाँ पे 2T2 बाई RC तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा ln2 इज इक्वल टू माइनस 2T2 बाई RC तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2T/4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/4 दे रखा था। अब दोनों को चाहे तो डिवाइड कर दो अब RC से RC 2 से 2 कैंसल तो आपका क्या पूछा है T1/T2 पूछा है तो T1/T2 आ जाएगा आपका ln2 अपॉन ln4 ठीक है, तो ln4 को अपन चाहे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो 1/2 आएगा अगर एनर्जी का यहाँ पे पूछा है तो, ठीक है? एनर्जी का अगर पूछा है तो और अगर मान लो चार्ज का पूछा है, तो चार्ज के लिए क्या-क्या कर दोगे बेटे? यहाँ पे Q नॉट बाई 4 और यहाँ पे 2T नहीं रहता है, यहाँ पे T1 बाई RC रहता है, ठीक है? यहाँ तो स्क्वायर कर दिया इसलिए पावर 2 लग गया, आसान है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं और अगर मान लो एनर्जी और चार्ज दोनों का अलग-अलग पूछा है, तो भाई चार्ज के लिए भी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। Q नॉट बाई 4 पूछेगा इसमें क्योंकि दोनों में क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा अलग दे रखा है और इंग्लिश में थोड़ा अलग है, तो बेसिक अपन निकाल सकते हैं। चार्ज के लिए यहाँ पे Q नॉट बाई 4 कर दें, Q नॉट यहाँ पे T1 बाई RC तो फिर उस केस में आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। अगर अपन आप पहला अगर एनर्जी लेते हो, दूसरा चार्ज लेते हो तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। तो देख लीजिएगा इसमें, अभी अगर दोनों एनर्जी लेते हैं तो क्या आएगा आंसर 1/2 चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतराकाश उत्पन्न एक समान आवेश पिन और जे ठीक है, आवेश Q दे रखा है। चार्ज प्लस Q प्रोजेक्ट एट द एक्स एक्सिस वैल्यू V द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द V व्हिच द पार्टिकल डज नॉट हिट द वैल्यू ठीक है। ये आ गया यार, बहुत आसान सवाल है देखो ज़रा। ये ओरिजिन है, यहाँ पे पार्टिकल है अपना और इसको अपन ने प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी से V से और इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा है d00 मतलब ये d डिस्टेंस दे रखी है ले देके। आज प्रोजेक्ट किया तो आप देखो ये यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा क्योंकि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हो तो सर्कुलर मोशन करता है। तो देखो अगर यहाँ से वो ऐसे प्रोजेक्ट किया अपन ने तो ये वाला जो अगर इसको क्या बोलते हैं टच ना करे खाली, तो अपना क्या होना चाहिए कि जो कम से कम हमारा हमारा जो ये जो R है, R शुड बी लेस देन इक्वल टू G ऐसा लिख लिख सकते हैं कि सिर्फ बस जस्ट स्पर्श करके आ जाए। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, तो R की वैल्यू क्या होती है सब जानते हैं mv बाई qb इज़ इक्वल टू D तो आपका क्या स्पीड निकालना है तो V आ जाएगा BQD बाई M तो BQD बाई M कहीं पे है, तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा 38 38 बोल रहा है गुरुत्व के अधीन विराम से गिरता हुआ एक कण प्रथम 20 मीटर गिरने में कुछ समय लेता है। अगले 20 मीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा लगा समय। देखो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर पहला 20 मीटर ठीक है, तो पहले 20 मीटर में अगर जो भी टाइम लिया, ये एक गैलीलियो कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो भी वहाँ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट वो √2 - 1 करके। लेकिन ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो मान लो यहाँ से आपने ड्रॉप किया u अब u इक्वल टू क्या लिया आपने 0 तो पहला 20 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं। तो 20 तो आपने फार्मूला जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का जो होता है, अपन ये लगा सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर ये मान लेते हैं यहाँ पे। ये तो 0 ही है अपना,
तो एस कितना 20 चल रहा है प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10 T1 स्क्वायर तो 0 से 0 2 2 जा 4 इक्वल टू T1 स्क्वायर तो यहाँ से T1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 सेकंड। पहला ये कवर करने में तो इसको 2 सेकंड लगा, ठीक है। अब दूसरे में ये पूरा 40 मीटर कर रहा है, तो यहाँ पे 40 ले लेते हैं। तो 40 ले लेते हैं तो भैया ये 40 यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूरा टाइम निकाल लेते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं टी टाइम और इस टी में से ये T1 वाला जो है अपना टाइम ये घटा लेंगे तो ये वाला T2 आ जाएगा। देख लेते हैं तो यहाँ से टोटल कितना 40 चला, U तो 0 1/2 G की वैल्यू 10 और ये टी स्क्वायर 0 से 0 8 8 इक्वल टू टी स्क्वायर तो टी इक्वल टू आ जाएगा आपका 2√2 ठीक है। तो अपने को निकालना भैया T2 ये टाइम तो T2 टाइम निकालना है तो T2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या टोटल टाइम अगर T लगा 40 में से उसमें से पहला 20 चलने में टाइम कम लगा उसको माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा T2 इज़ इक्वल टू T आ जाएगा आपका 2√2 माइनस और ये आ जाएगा 2 तो आपका 2 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस 1 तो 2 √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414 तो उसमें से माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.414 तो आपका आंसर आना चाहिए 0.828 सेकंड देख लेते हैं जरा यहाँ पे कहीं ऑप्शन में हो यस 0.82 एंड दिस इज द फाइनल अरे पहले 20 मीटर के लिए लगा लिया ए से यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर दूसरे में 40 के लिए लगाया पूरे 40 वाले में से 20 वाला घटा दिया तो ये सेकंड 20 वाला आ जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पानी में NaCl मिलने पर पृष्ठ तनाव अरे बढ़ेगा घना तो बढ़ जाएगा ना उस पे देखना उस पे जो आप जो है अगर गाढ़ा पानी हो जाएगा ना थोड़ा तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा उस पे और भी मतलब इजीली अगर कोई मकड़ी या जो स्पाइडर जो पानी पे चलती है उन्हें छोड़ दो तो वो और भी इजीली मूव कर पाएंगे तो इसमें तो बढ़ेगा या इंक्रीज अगला बढ़ते हैं यदि किसी वस्तु को कण पर मूल बिंदु से r दूरी पर मूल बिंदु से वस्तु द्रव्यमान केंद्र की दूरी तो देखो मूल बिंदु से सभी बहुत सारी वस्तुओं को आपने यहाँ पे रख दिया इसके आसपास तो चाहे एक साइड आपने भारी वस्तु रखा हो मतलब एक साइड आपने 10 किलो रखा होगा और यहाँ पे 2 किलो रखा हो तो आप 10 किलो तो यहाँ पे जो हमारी जो रहेगा ये r से r डे से वो जो भी डिस्टेंस है इसे r डे मान तो ये इसकी रेडियस से तो क्या होगा छोटा ही होगा कि आपने एक आसपास r रेडियस की सर्कल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो अंदर रहने वाला है तो याद रखना कि भैया ये लेस देन इक्वल टू r होना चाहिए भैया तो इसका आंसर होना चाहिए देख लो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रख दिए एक साइड आप भारी भी रखोगे और दूसरे साइड हल्के भी रखोगे तो भी उसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहना है कहीं अंदर ही रहेगा तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू r आप अगर एक रिंग का भी देखो तो रिंग में तो खाली अपन एक साइड ही मार सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहाँ होता है, अंदर होता है, r से छोटे होता है, 2r/पाई कुछ आता है उसका, ठीक है? तो चलिए 40 का आ जाएगा लेस इक्वल टू r अगला प्रॉब्लम 41 चित्रानुसार एक कण में समान बल नियतांक ये बिल्कुल ईज़ी सवाल है, ये आंसर है इसका देखो कैसे? ये इसमें डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसे निकाल लिया, ये 45 एंगल कर दिया और इसका भी 45 क्लियर है? तो देखो अगर मैं इसको बेटे अगर मैं x वो करता हूँ तो ये जो हो जाएगा x cos 45 हो जाएगा डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा x cos 45 की वैल्यू x/√2 और ये भी x/√2 ठीक है। अब जो अगर मैं फ़ोर्स की बात करता हूँ तो अगर मैं इसको इधर खींचता हूँ, तो ये उधर फ़ोर्स लगाते हैं, तो ये ऊपर क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पे इन दोनों का जो फ़ोर्स आएगा रिजल्टेंट वो भी F cos थीटा आएगा। तो ये भी अगर मान लो ये F लग रहा है तो ये F cos 45 और ये अगर इधर F लगा रहा है तो इसका भी F cos 45 तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस टाइप का कोई अगर आए तो आप ऐसे F नेट लिख सकते हैं। इसका माइनस के एक्स ठीक है और एक तो कॉस और साथ में एफ की जगह अपन क्या क्या लिख सकते हैं भैया जो साथ में जो अगर इसके डिस्प्लेसमेंट बात करें ठीक है तो एफ की जगह अपन के एक्स डैश लिखेंगे तो वो एक्स डैश भी किसके बराबर हो जाएगा एक्स एक्स कॉस 45 मतलब एक्स एक्स बाय रूट टू लिख दिया मैंने इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना होता है एक्स तो यहाँ पे आता है इसका माइनस 2 kx कॉस स्क्वायर थीटा अब डायरेक्ट यहाँ से भी ये फार्मूला लिख सकते हैं अब चाहे कुछ भी एंगल दे रखा हो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स चाहे तो कॉमन ले लो आप 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब देखो आपका डायरेक्ट फार्मूला आ गया अब देखो यहाँ से एफ नेट को मान लेता हूँ मैं के इक्विवेलेंट इनटू एक्स ठीक है माइनस के एक्स अब यहाँ पे कॉस कितना है भैया 45 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और 1/√2 की √2 को भी अगर हम क्या करें भैया 1/√2 को अगर अपन स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा यहाँ से अपना 1 प्लस 2 1 बाय तो ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से 1 प्लस 1 2 तो माइनस 2 kx ये आ जाएगा आपका के इक्विवेलेंट माइनस मान लो इसको भी माइनस माइनस एक्स एक तो यहाँ पे जो के इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2k तो हम जानते हैं भैया जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट आवर
m बाई के इक्विवेलेंट यही होता है। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने मान लो इसको 120 120 120 ऐसे दे दिया मैंने, 120 120 120 तो इसको 2 पार्ट में वही कट कर लेना है 60 और 60 और अब डायरेक्ट यहाँ पे थीटा की जगह 60 रख देना। तो ये एक शॉर्टकट है, इससे आप डायरेक्ट भैया निकाल सकते हो। देखो माइनस के एक्स 1 प्लस 2 कोसेस के थीटा और एफ नेट को अपन के इक्विवेलेंट एक्स के बराबर रख देंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। अगला प्रॉब्लम 42, ये कार्नोट इंजन हीट इंजन के लिए यूजफुल है तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ओनली फॉर कार्नोट इंजन। आगे बढ़ते हैं। खोखले बेलन की बाहरी तथा आंतरिक त्रिज्या है समथिंग दे रखी है, ठीक। तो बेलन की दीवार की मोटाई ये आ गया आंसर, ये ऐसा दे रखा है। दीवार की मोटाई मतलब ये निकालनी है अपने को। ये वाली R1 मान लेते हैं, ये वाली R2। तो अपनी जो भी दीवार की जो मोटाई है वो कितना हो जाएगी R2 माइनस R1, ठीक है। तो अगर मुझे डेल्टा डी निकालना है तो डेल्टा डी में कभी भी अपन जो है माइनस नहीं लेते हैं तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा डी आ जाएगा आपका कितना 0.1 0.1 तो 0.02 और अगर मैं बात करूँ डी की तो डी आ जाएगा आपका R2 माइनस R1 तो 4.23 में से 4.23 में से 3.89 माइनस कर लेते हैं 13 तो ये 0.34 आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए भैया डी जो भी है अपना अपन एक्चुअली ऐसे लिखेंगे इसको 0.34 प्लस माइनस डेल्टा डी कितना 0.0 ऐसा कहीं पे है बस यही आंसर ऐसे निकालते हैं ना प्लस माइनस तो एरर्स में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है अगर इस तरह से रिलेशन है तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं भाई जब माइनस की जगह भी हम प्लस कर देंगे। अगला गैस के अणुओं के लिए मुक्त पद घनत्व में क्या संबंध है? देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 और ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड है भैया फार्मूला बेस्ड है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए कि हमारा जो लैम्ब्डा होता है वो आपने एक इस तरह से पढ़ा होगा फार्मूला है ना KT डिवाइडेड बाय √2 पाई टी स्क्वायर टी। तो यहाँ से जो पी को अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना रो आर टी बाई एम याद होगा। तो यहाँ पे भी वो ये पी की जगह अपन यहाँ पे रो आर टी बाई तो यहाँ पे जो लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो होना चाहिए। इसका आंसर ये आएगा और क्या फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 प्रत्यास्थ संघट में। अब देखो प्रत्यास्थ और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इस केस में जो प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होती है बदलती है क्या? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम ऊर्जा से के बराबर होता है बिल्कुल सही है। तो क्या क्या होना चाहिए इसमें डेफिनेशन है ठीक है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होती है समान होती है। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 45 क्लियर है। अगला देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर 46 और इस बोर्ड एक समान इस तरह से ले जा रहे हैं। तो देखो यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डेल्टा एल बाय एल और ये होता है फोर्स अपॉन एरिया ये होता है वाई। ये समझना मेरी बात कि अगर हम यहाँ पे दोनों साइड अगर सेम फोर्स लगाए एफ इधर और एफ इधर तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है बेटे अपन जानते हैं ना वाई इक्वल टू ये आता है अपना एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल तो इसको इधर ले आए तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू एफ बाई ए वाई और एल को ऊपर में ले जाए तो अपना जो डेल्टा एल आता है वो कितना आता है भैया एफ एल अपॉन ए वाई लेकिन कब जब दोनों साइड फोर्स लगाए तब और अगर इसका एक साइड फोर्स लगाए तो ये इसका जो आधा हो जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा एफ एल अपॉन टू ए वाई जब दोनों साइड फोर्स लगाए तो ये तो इसका आधा हो जाता है तो आंसर आना चाहिए इसका सी। क्वेश्चन नंबर 47 एम किलोग्राम का गुटखा लिफ्ट में क्षैतिज पर रखा हुआ है 6i 7 जे जा रहे हैं गुटके में कार्य करने वाला घर्षण बल। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सवाल है अब समझना मेरी बात। ये एक लिफ्ट है लिफ्ट में गुटका यहाँ पे रखा हुआ है तो अब देखो ये इधर 6 से जा रही है ऊपर 7 से है ना ये एक्स अक्ष है और ऊपर क्या है वाई। देखो वाई अक्ष पे जाए तो उस पर तो उससे तो कोई लेना देना है नहीं हमने को लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो इधर ये कितने जा रही है 6 से तो अच्छा इधर से अगर 6 से जा रही है तो पीछे क्या एक फोर्स लग जाएगा इसको पास एम है और उतना ही क्या लगेगा इसमें फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन आ जाएगा इसका एम ए एक्स वाई से कोई लेना देना क्योंकि ऊपर उड़ थोड़ी रही है ये दीवार पे ऊपर नहीं चढ़ रही है बस क्षैतिज की बात कर रहा है। तो एम एम आ गया और एक्स कितना रहेगा 6 तो यहाँ पे 6 से एम कुछ आना चाहिए इसका आंसर देखते हैं जरा है क्या यस फर्स्ट 1 किलोग्राम की एक वस्तु t बराबर 0 पर मूल बिंदु पर विरामावस्था में है बल ये रखा है ठीक 1 सेकंड में निम्न कौन सा कथन सही है
ठीक है, टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क क्या होता है भैया, सबसे पहले तो ये R क्रॉस F, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने, ठीक है। F दे रखा है अपने को T टी आई के प्लस 1 को अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 कोई मतलब नहीं। तो ऐसे इसमें अगर मैं मास से डिवाइड कर दूँ तो एक्सेलरेशन कितना आता है? एक्सेलरेशन आता है फोर्स अपॉन मास, लेकिन मास भी 1 दे रखा है तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर मैं वेलोसिटी बनाऊँ तो आपको एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, डीवी अपॉन dt, dt को उधर ले जाएँ अपन, टी आई जे इंटू डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप, ये आ जाएगी वेलोसिटी। इसको भी एक बार इंटीग्रेट कर देते तो अपना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टी क्यूब बाई 3, 3 2 जा 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। अब यहाँ पे 1 रख देते तो ये अपना वही आर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका, तो आर डिस्प्लेसमेंट जो भी मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 1 रखते हैं तो इट इज़ 1/6 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये आ गया। तो अब यहाँ से अपन, ये तो अपना आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो अब अपने को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो निकाल लेते हैं भैया। आर दे रखा है अपना 1/6 आई के प्लस 1/2 जे के, का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ, एफ के साथ। एफ क्या देखा, टी की जगह 1 सेकंड बोला है इसने, तो 1 रख देते हैं, तो ये आई के प्लस जे के, देख लेते हैं भैया। आई को क्रॉस जे, तो ये आ जाएगा आपका 1/6 आई क्रॉस जे, इसे के लिख सकते हैं। और आई क्रॉस आई तो 0 और आई क्रॉस जे का ही आएगा खाली यहाँ पे, और ऐसे 1/2 जे क्रॉस आई, तो ये माइनस का 1/2 के पास जाता है, जे को जे, तो ये तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे जो टॉर्क आना चाहिए एक्चुअली -1/3 के कैप, ऐसा कुछ आना चाहिए, या फिर 1/3 के कैप, मतलब 1/3 मैग्नीट्यूड वाला होना चाहिए। तो क्या आ गया आंसर इसका? इकलौता ही लग रहा है 1/3 यहाँ पे, तो ये आंसर है, ठीक है। आर निकालो भैया एफ से, और यहाँ से आर क्रॉस एफ कर दो, 1/3 आना चाहिए आंसर। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। लिखा है परिपथ में ए व बी में आदर्श मीटर है, वोल्टमीटर का पार्ट। देखो इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0, मान लो इसमें आई करंट जा रही है, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो V इक्वल टू आई इंटू, अब रेजिस्टेंस 0 0, तो यहाँ पे इसका वोल्टमीटर का कितना होगा रीडिंग, 0 0 है क्या कहीं पे, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, निर्वात में एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र ये इस तरह से दे रखा है, तो तरंग धैर्य से मुक्त है। बिल्कुल भैया, के बाय भैया स्पीड होती है, जनरली स्पीड का एक ओमेगा बाई के स्पीड होती है, तो ये क्या होती है, 1 बाय स्पीड, क्लियर है बेटे। और यहाँ से ओमेगा तरंग धैर्य से मुक्त है, यस, तो ओमेगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओमेगा जो होता है वो तो 2 पाई बाई टी होता है, तो ये भी तो यहाँ पे दोनों, लेकिन ये एक्चुअली इसको इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आना चाहिए बी, बोथ आर करेक्ट एंड, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द नीट, अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा और अपना बेस्ट करके आइएगा। एक